जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों घटना चक्र में जितने भी अब तक सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा IAS में केंद्र राज्य संबंध से पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों, स्किप कर ना देखें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत के केंद्र राज्य संबंध है वे संविधान के प्रावधानों से भी प्रभावित होते हैं, नियोजन प्रक्रियाओं से भी प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से तथा हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से भी जो है दोस्तों भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। तो केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकार के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में क्या है दोस्तों? तो बाधक हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? तो पहला है दोस्तों संवैधानिक प्रावधानों पर, सही है दोस्तों। दूसरा है परंपराओं एवं व्यवहारों पर भी केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। न्यायिक व्याख्याओं पर भी जो है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। साथ ही साथ बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी जो है दोस्तों भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी यानी डी। तो दोस्तों भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर क्या करता है दोस्तों? निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध इसमें सम्मिलित है दोस्तों, राज्यों के मध्य संबंध इसमें सम्मिलित है, समन्वय के लिए तंत्र भी जो है दोस्तों इसमें सम्मिलित है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र भी जो है दोस्तों इसमें सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो याद रखना है दोस्तों, म्युनिसिपल संबंध किस विषय के रूप में केंद्र राज्य संबंधों को कहा गया है दोस्तों? तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में जो है दोस्तों म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो याद रखना है दोस्तों कि म्युनिसिपल संबंध का आशय सरकार की सभी स्तरों यानी कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो केंद्र, राज्य और स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम क्या हुआ दोस्तों? तो जुड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, सहायक अनुदान जो है दोस्तों संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी जो है दोस्तों वो भी संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम है दोस्तों। कर सहभाजन भी जो है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम है, जबकि
गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण जो है दोस्तों, यह इसमें संसाधनों के आवंटन में शामिल नहीं है दोस्तों, यानी माध्यम इसका नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में किया जाता था। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गॉडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो याद रखना है दोस्तों, भाग 11 में जो है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध कहां से कहां तक अनुच्छेद है दोस्तों? तो याद रखना है, अनुच्छेद 245 से 255 तक है दोस्तों, के माध्यम से निरूपित किए गए हैं। और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। यहाँ नोट कर कुछ बातें लिखी गई हैं दोस्तों, उसे भी देख लिया जाए। तो दोस्तों संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन प्रविष्टि 2 का 42वें संविधान संशोधन से और 92 का 6वें संशोधन से और 92 का 46वें संविधान संशोधन को क्या किया गया दोस्तों? इसमें जोड़ा गया है। तथा प्रविष्टि जो है दोस्तों 33 7वें संविधान संशोधन द्वारा एवं 92 जो है दोस्तों 101वें संशोधन का क्या कर दिया गया दोस्तों? तो इसमें से हटा दिया गया, यानी लोप कर दिया गया, जिससे इस सूची में प्रविष्ट की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 98 हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य सूची में अंतिम प्रविष्ट का संख्या 66 है, लेकिन 7वें संशोधन द्वारा प्रविष्ट 36, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्ट 11, 19, 20 और 29 तथा 101वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 52 एवं 55 का क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो लोप किया गया, जिससे इसमें प्रविष्टियों की कुल संख्या कितनी रह गई है दोस्तों? तो 59 रह गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, संवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्या 47 है, याद रखना है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियों कौन कौन सा है दोस्तों? तो 11 का, 17 का, 17 का, 20 का और 33 का जोड़ी गई है, जिससे इसमें कुल प्रविष्टियों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो 52 हो गई है। और ये जो कुल प्रविष्टियां हैं दोस्तों वर्तमान समय में, ये आपको ध्यान में रखना है, कॉलम मैचिंग में जो है दोस्तों ऐसे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 245 तथा 246 जो है दोस्तों शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है दोस्तों, यानी केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए कौन सा इसमें अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 235 और 246। तो दोस्तों अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद जो 5 है दोस्तों संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 56 एवं 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता तथा अनुच्छेद 141 एवं 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध से संबंधित है दोस्तों। जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाजत देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्यों दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो याद रखना है दोस्तों 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो कौन सा है वो
सूची अनुसूची है दोस्तों, तो वह है 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों, वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो समवर्ती सूची के विषय पर जो है दोस्तों केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन गतिरोध की स्थिति में क्या होगा दोस्तों? तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा दोस्तों? तो मान्य होगा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची यानी सी। तो समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ एवं राज्य के कानून में अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को है दोस्तों क्या? तो शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां इन्हें प्रदान की गई है, केंद्र एवं राज्य सरकारों को। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिशु और अवयस्क प्रविष्ट 5 के तहत तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना प्रविष्ट 20 के तहत समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अतः संविधान में शिशुओं एवं अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को प्रदत्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वह संसद में निहित है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रायः क्या होती है दोस्तों? तो राज्यों को प्रदान की जाती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसको दिया गया है दोस्तों? तो राज्यों को सौंपा गया है। तो याद रखना है, भारत और अमेरिकी जब कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन हम लोग करते हैं दोस्तों, कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पर जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां वो राज्यों को दी गई है, जबकि हमारे यहाँ अवशिष्ट जो विधायी शक्तियां है दोस्तों वो संसद को दी गई हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले इस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आप तक पहुंच सके। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो संघीय सरकार को दिया गया है। याद रखना है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो अधिकार हैं दोस्तों वो किसको दिया गया है? तो संघीय सरकार को दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद 249 पूछा जाता है तो ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय या माल और सेवा कर के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो वह है दोस्तों 1 वर्ष से अधिक समय के लिए क्या होगा दोस्तों? वह प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। तो दोस्तों अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त
रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा, तो 1 वर्ष से अधिक तक जो है दोस्तों वह प्रवृत्त नहीं रहेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो है दोस्तों भारतीय संविधान किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना आपको दोस्तों, अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है दोस्तों भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 263। तो अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। उनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है दोस्तों। नेक्स्ट है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, तो यह की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, तो याद रखना है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषदों का जो निर्माण स्रोत है वह संवैधानिक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद को गठन करने के लिए अधिकृत है दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट है भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संवैधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? पहला है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा है दोस्तों राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा है आंचलिक परिषदें और अंतर्राज्यीय परिषद। तो याद रखना है दोस्तों अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो संविधान में इसका उल्लेखित है दोस्तों, यह संविधानेतर या विधितर संस्था नहीं है। साथ ही साथ आंचलिक जो परिषदें हैं दोस्तों यह भी जो है दोस्तों संवैधानिक है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है दोस्तों कि संवैधानेतर और विधितर संस्थाएं, तो वह है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक संस्था है। याद रखना है आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई है, अतः यह विधिक संस्थाएं दोस्तों याद रखेंगे। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर तथा विधितर संस्थाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो वह है दोस्तों संसदीय कानूनों द्वारा जो है दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। राइट इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्व और पश्चिम का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया था दोस्तों। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो होम मिनिस्टर होते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था है, यह बात गलत है दोस्तों। जबकि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, सही बात है दोस्तों। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। साथ ही साथ यह एक परामर्शदात्री संस्था है दोस्तों, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय है दोस्तों, न कि संवैधानिक संस्था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था।
चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं दोस्तों। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामले पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। यह एक जो है दोस्तों परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ध्यान रखना है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, उपसंघीय सूत्र के रूप में यह कार्य करता है। परिषदें जो हैं दोस्तों भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो यह भी बात जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोनों जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सभी के सभी लेटेस्ट सवाल हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। तो क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती है जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श तथा परामर्श के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं दोस्तों। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो यह झारखंड पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो झारखंड पीसीएस देखते हैं तो याद रखना है कि झारखंड जो है दोस्तों क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का जो गठन है दोस्तों 8 अगस्त 1995 को किया गया था। तो दोस्तों झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना एवं छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है कि अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में उल्लेखित है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है दोस्तों 1956 का है। नदी बोर्ड्स एक्ट जो है दोस्तों 1970 का नहीं, याद रखना है। कब हुआ था दोस्तों? तो यह था 1956 का नदी बोर्ड एक्ट। और राष्ट्रीय जल नीति जो है दोस्तों 1987, यह भी सही है। तो इसमें हमसे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? तो सी। तो नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। अन्य सभी विकल्प जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? बहुत बार सवाल ये पूछा गया है दोस्तों। तो केंद्र और तथा राज्यों के मध्य बेहतर संबंध के लिए जो है दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। डेट याद रखना है दोस्तों, कब किया गया था? 1983 में। बी शिवरामन तथा S.R. सेन इसके दो अन्य सदस्य थे। तो दोनों जो नाम है दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष कौन थे? तो R.S. सरकारिया। और दो अन्य सदस्य कौन थे दोस्तों? तो बी शिवरामन तथा R.S. सेन। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह भी याद रखना है कि 1983 में इसका गठन होता है दोस्तों, और आयोग अपनी जो रिपोर्ट है 1988 में सौंपती है। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी दोस्तों। तो यह भी याद रखना है कि कितनी अनुशंसाएं की गई थी? तो 247। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो याद रखना है दोस्तों कौन थे सरकारिया आयोग का सदस्य? तो याद रखना है दोस्तों R.S. जो सेन थे दोस्तों डॉक्टर S.R. सेन, वे सरकारिया आयोग के सदस्य थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष
सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। 1983 में इसका गठन होता है दोस्तों, और आयोग जो है अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई। बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों ये सवाल। नेक्स्ट दोस्तों, सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो देखिए कितना बार पूछा गया दोस्तों। तो सरकारीय आयोग की सिफारिशों का जो संबंध है दोस्तों वह केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। तो अभिकथन है दोस्तों कि सरकारीय कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, ये बोला गया अभिकथन में। कारण दिया गया है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 256 का दुरुपयोग किया। राइट आंसर इसका क्या है दोस्तों? दोनों कथन सही है, और यह जो है दोस्तों कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी सरकारीय कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, यह कहा गया था दोस्तों रिपोर्ट में। और कारण क्या दिया गया है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो यह भी सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारीय आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दीबाजी में कर दी जाती है। इस प्रकार जो है दोस्तों कथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारीय आयोग के द्वारा जो है दोस्तों अंतर सरकारी परिषद के नाम से की जाने वाली अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाने वाली संस्था का क्या किया था दोस्तों? परिषद का स्थापना का सुझाव दिया था, यानी समर्थन किया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो सरकारीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो सरकारीय आयोग की जो सिफारिश पर जो है दोस्तों भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो याद रखना दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है दोस्तों वह भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, जबकि सरकारीय आयोग, राजमन्नार समिति और पूछी आयोग जो है दोस्तों भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित समिति है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विषय अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। शेष तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। फिर दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है कि कथन है दोस्तों कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और कारण इसका दिया गया है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो यही इसका रीजन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है दोस्तों कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दोस्तों भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अभिकथन और कारण। अभिकथन है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण इसका दिया गया है दोस्तों कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत राज्य
भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों जो कथन और कारण दिए गए दोस्तों बिल्कुल सही है, और कारण जो है दोस्तों अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक रहे होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है अनुच्छेद 257। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो वह है दोस्तों भाग 12। भाग जो 12 है दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के प्रश्नगत भाग इस प्रकार है। भाग 10 में जो है दोस्तों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। भाग 11 में जो है दोस्तों याद रखना संघ एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 12 में जो है दोस्तों वित्त संपत्ति और संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट और वाद के विषय में दिया गया है दोस्तों। और भाग 13 में जो है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के विषय में जो है दोस्तों विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो यह की गई है दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय आगमन स्रोतों का विवरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन अस्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर इसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जाए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 270 जो है दोस्तों वह केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन जो है दोस्तों वितरित जो है केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। वो कौन सा आर्टिकल है? तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 270। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क कौन कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 का में निर्दिष्ट करों और शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य क्या किया जाएगा दोस्तों? तो वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क क्या है? कथन बोल रहा है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लगाया वह वसूल किया जाता है, यह गलत है दोस्तों। दूसरा है कि भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क का जो विनियोजन है दोस्तों संघ सरकार द्वारा किया जाता है, तो यह भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। दोनों में से कोई भी कथन जो है दोस्तों सही नहीं है। तो दोस्तों अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है यथा संघ सूची की प्रविष्टि 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क उन्हें संघ द्वारा लगाया या उद्गृहित यानी लिविड जाता है
किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित यानी कलेक्टेड और विनियोजित यानी एप्रोप्रिएट किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर जो है दोस्तों किसके द्वारा लगाया जाता है, तो संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। और राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है और संघ सरकार द्वारा ही इसको क्या किया जाता है दोस्तों, वसूला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मत शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी है दोस्तों, तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। प्रश्नानुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। तदनुसार इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया जाता है और इसे संघ द्वारा ही क्या किया जाता है दोस्तों, तो एकत्रित किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर जो है दोस्तों वर्ष 2004 में लागू किया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, भू राजस्व जो कर होता है दोस्तों वह पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्रश्नगत करों में से भू राजस्व संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची जो है दोस्तों 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्ट 45, याद रखना है दोस्तों 45 क्या है, तो भू राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण, संग्रहण, भू अभिलेख रखना, राजस्व के प्रायोजनों के लिए और प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रामण है के तहत जो है दोस्तों राज्यों के अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु है तथा इसे पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, तो यह दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण जो है दोस्तों संघ सरकार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समुन्देशित करता है, तो वह है दोस्तों भारत का संविधान जो है दोस्तों राज्य सरकारों को कृषि आयकर को समुन्देशित करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो वह है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत याद रखना है दोस्तों वह उपर्युक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है दोस्तों, याद रखना है दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो वह दोस्तों व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्य को उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपए की संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, तो 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपए था दोस्तों। 250 रुपए के स्थान पे किया गया कितना दोस्तों, तो 2500 रुपए प्रति वर्ष तक सीमित कर दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो वह है दोस्तों आर्टिकल
301 यानी 301। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है दोस्तों आबाद होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों आपात उपबंध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।